राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो पेपर देखेंगे हम असिस्टेंट के जो क्वेश्चन हुए हैं। पेपर हुआ है 17 अप्रैल को कल, तो उसी का आज हम लोग हल देखेंगे। 70 प्रश्न हैं हिंदी के, 30 जीके के हैं, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। फिर इंटरव्यू होता है इसके बाद। तो पेपर को देखेंगे, देखने के बाद लेवल डिसाइड किया जाएगा। ये भी देखेंगे कितने नए प्रश्न हैं, कितने प्रश्न रिपीटेड हैं और कितने प्रश्न कुछ आसान हैं। तो उनको हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पेपर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है कि च वर्ग की ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ आता है और आपको पता है च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मैंने कहा कि व्यंजन के स्वर के जो वर्गीकरण हैं, जो उनको नाम दिए गए, एक वीडियो भी कराई थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको तैयार रखिएगा। तो देखिए असिस्टेंट में भी बना, टीजीटी में भी बनेगा ऐसा ही प्रश्न। तो च वर्ग है स्पर्श संघर्षी, डी ऑप्शन हमारा सही है। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो स, स, ह हो जाएगा और स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो च, छ, ज, झ हो जाएगा। फिर है दूसरा पत्र कि गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो गवेषणा पत्रिका का जो प्रकाशन है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा किया जाता है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये नया प्रश्न है। जो भी नए प्रश्न होंगे उन पे हम गोला बनाएंगे। तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, उन पे हम लोग ऐसे ट्रिक लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कहीं ना कहीं। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। तो नई समीक्षा के जनक माने जाएंगे इलियट। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नए प्रश्न में इसको भी रख लेते हैं। भारतेंदु जी के बलियां वाला व्याख्यान का वर्ष क्या है। तो ये तो आपका टीजीटी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। 1884 में भारतेंदु जी ने अपना बलियां वाला व्याख्यान दिया था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। फिर लोंजाइनस की कौन सी रचना है। एकदम आसान प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में कई बार नेट में पूछा गया है। पेरी इप्सुस, पेरी इप्सुस क्या है, लोंजाइनस की रचना है। सिम्पोजियम प्लेटो का, रिपब्लिक भी प्लेटो का, पोएटिक्स अरस्तू का। तो सिम्पोजियम और रिपब्लिक ये दोनों प्लेटो का है, पोएटिक्स अरस्तू का है। फिर 36 का है बघेली बोली का क्षेत्र है। तो ये भी एकदम आसान सा प्रश्न था। बघेली बोली का क्षेत्र है शहडोल। आपको पता है होशंगाबाद में बुंदेली है, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी है और बघेली बोली जाती है शहडोल में। तो एकदम आसान प्रश्न था। यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड है एक प्रकार का कोड वर्ड है ये। तो ये आपका नया प्रश्न में आ जाएगा। यूनिकोड क्या है, कोड वर्ड है पर आसान है। शिवशंभू के चिट्ठे जो है ये किस वायसराय को संबोधित करके लिखा गया है। तो ये लिखा गया है लॉर्ड कर्जन को। क्लास में भी हम लोग कई बार इसे देखे हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि शिवशंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखा गया है। तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके। तो ये भी आपका पीवाईक्यू में आ जाएगा। फिर बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, वाक्यांश में कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा पदबंध है यहाँ पे। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और ये आपका नया क्वेश्चन में आएगा बट व्याकरण का है। 40 में है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। तो सब जानते हैं 1893 में 16 जुलाई को हुई थी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता शुक्ल जी का है। हम लोग तो ये भी पढ़ लिए थे कि यदि प्रबंध को वनस्थली कहें और मुक्तक को गुलदस्ता कहें तो सारा साहित्य गुलदस्ता गुलदस्ता हो जाएगा, बच्चन सिंह का कथन। पर ये हम लोगों की सोच से भी आसान प्रश्न आ गया शुक्ल जी का। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी में आया हुआ है। फिर 42 नंबर का विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता। आप पढ़े होंगे 11 में कविता 12 में मिलती है।
और एक दिन हम लोग देखे भी थे कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस संग्रह से है, तो सांध्य गीत से है। तो ये भी सांध्य गीत से है। प्रश्न आसान है, कोई कठिन नहीं है। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहते हैं। फिर 44 में है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट मैं बोल रही हूँ कि हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? तो 23 सितंबर 1999 को हुई थी। ये भी आपका नया प्रश्न है। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना 23 सितंबर 1999। फिर गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु का ध्यान सबसे पहले किधर गया? तो सबसे पहले नाटक की ओर गया। शुक्ल जी का कथन तो याद ही होगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो नाटक से हुआ, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 45 नंबर का। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है जो कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा पुनर्नवा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न हाल ही में भी जनवरी में या जून में नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर है, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? तो पुनर्नवा है। फिर 2021 का साहित्य अकादमी किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया। आसान सा प्रश्न है। जितने भी हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार एक वीडियो में देखे ही थे और जो भी हाल में मिले होते हैं, ये सबको पता ही होता है कि वो हमें याद रखना होता है। तो प्रश्न में कोई दम नहीं था। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी हम लोग क्लास में एक दिन देखे थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी पूरनचंद टंडन में मिल जाएगा ये तो। संतन को कहाँ सिकरी सो काम? इस पंक्ति में सिकरी का अर्थ क्या है? तो फतेहपुर सिकरी होगा, सबको पता है। धन चप्पल ऐश्वर्य होगा नहीं। फतेहपुर सिकरी अकबर बुलाए थे कुंभन को, तो वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, हमारा यहाँ पे क्या काम है? तो फतेहपुर सिकरी नहीं, उसको सिकरी लिखते हैं वो। तो ये भी आसान प्रश्न था, कॉमन सेंस पे आप सही कर लेंगे। शुक्ल जी की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो भारतीय रसवाद है, सबको पता है। कल्पनात्मक अनुभूति है नहीं, ध्वनि सिद्धांत है नहीं, अभिव्यंजनावाद है नहीं। शुक्ल जी आपके रसवादी आचार्य हैं, तो इनकी समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है भारतीय रसवाद। किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? तो आपका जवाब होगा कैथी लिपि। कैथी लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। आसान सा प्रश्न था 51 नंबर का। फिर आगे आते हैं, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 रस मानते हैं, शांत रस को ये अस्वीकार कर देते हैं। तो भरत मुनि कितने रस मानते हैं? 8 रस मानते हैं और अस्वीकार कर देते हैं शांत रस को। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, कई बार देखा गया है। फिर है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। तो आपको पता है बात, खुशामद, धोखा, मनोयोग टाइप के निबंध सब मनोविकारों पे प्रताप नारायण मिश्र ही लिखते हैं। धर्म और समाज इनका नहीं है। धर्म और समाज गुलेरी का निबंध है। निबंध की क्लास में हम लोग देखे भी थे। धर्म और समाज गुलेरी का है। बात, खुशामद, धोखा ये प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर 54 में है कि स्त्री जब तक ससुराल की थी तभी तक मैके की है। ससुराल से टूटी तो मैके से तो अपने आप ही टूट जाती है। मतलब ससुराल में इज्जत पानी है तो मैके में भी रहेगा। तो ये जैनेंद्र कहते हैं अपने उपन्यास त्यागपत्र में। तो ये नया प्रश्न है, इसको हम लोग गोला बना लेते हैं। फिर आते हैं आगे देखते हैं कि हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष क्या है? 1927 है। ये प्रश्न नया है पर पूरनचंद टंडन में ये प्रश्न दिया हुआ है। पूरनचंद टंडन जो पढ़ा होगा उसे पता है हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी है। बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? ये आपके यूथ में मिल जाएगा, लास्ट में एकदम जाएंगे तो, नहीं तो आपका एजीपी जो नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें प्रश्न बना हुआ है, डीएसएसबी में बना हुआ है। बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? तो ऐन्द्रियता है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर हो गया, इस पर भी हम लोग ट्रिक लगा देते हैं। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या है?
तो भारत भारती पुरस्कार है। ये आसान इसलिए है प्रश्न, ये बिल्कुल आप आसान प्रश्न है, ये नया बना है पहली बार, लेकिन प्रश्न में कोई दम नहीं। आपको पता है व्यास सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा दिया नहीं जाता है, बड़ा पुरस्कार है, बड़े लेवल पे दिया जाता है। ज्ञानपीठ बड़ा पुरस्कार है भाई, बहुत बड़े लेवल पे दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी बहुत बड़ा पुरस्कार है, बड़े लेवल पे। छोटा पुरस्कार आपका भारत भारती पुरस्कार है, जो स्टेट लेवल पे दिया जा सकता है। तो कॉमन सेंस पे ये प्रश्न कोई भी सही कर लेगा, प्रश्न में कुछ दम है नहीं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत का प्रभाव किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। बी ऑप्शन हमारा सही है। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो एकदम आसान सा प्रश्न है। अब आइए 59 और बता दीजिए। इसमें अलंकार पूछा, एक प्रश्न अलंकार से आया है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सियहि है जब कुंभिलाए। कौन सा अलंकार है? तो उन्मीलित अलंकार है। ये मुझे लगता है योगेंद्र प्रताप की बुक में आपको मिल जाएगा। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, कौन सा? तो उन्मीलित है। तो देखिए ये प्रश्न अगर आपको नहीं भी पता होगा तो प्रश्न आसान था। क्यों? क्योंकि प्रतीप, अतियुक्ति, तदगुण आप जानते हैं। तदगुण, प्रतीप और अतियुक्ति में क्या शर्तें होती हैं। उन्मीलित आपको नहीं भी पता है तो आप अनुभव पे सही कर लेंगे, यही होगा, यही बचा ही। फिर भी इसको हम नए प्रश्न में चलिए शामिल कर ही देते हैं। फिर प्रसाद जी की ग्राम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में प्रकाशित हुई। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, एकदम आसान सा है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ग्राम कहानी इंदु पत्रिका में। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। एकदम हलवा प्रश्न है। कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव और चाणक्य क्या है? तो अब देखिए कंप्यूटर की भाषा में ये भी कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हम देने जाएंगे, थोड़ा सा तो दिमाग अपने साथ लेके ही जाएंगे। तो अब देखिए कंप्यूटर की भाषा में तो देवता, ग्रह और यान ये सब शब्द नहीं आता है, दिमागे नहीं लगा। अब कंप्यूटर में आप कभी देखते हैं देवता शब्द आता है, यान आता है, ग्रह आता है? नहीं आता है। फॉन्ट आता है, फॉन्ट आएगा, साइज आएगा। तो कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव और चाणक्य ये सब फॉन्ट हैं। तो ये भी कॉमन सेंस पे सब लोग सही किए होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो एकदम गलती किए होंगे। तो हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? तो पूर्वी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उनमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपकी बघेली विकल्प में दिया है, तो बघेली में ने का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपके यूथ में मिल जाएगा। और भाषा विज्ञान की जो हम क्लास 13 पढ़ी हैं चैनल पे, उसमें भी ये प्रश्न हुआ है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। सब प्रश्न मैं यूथ में आप लोगों को दिखा दूंगी। जो जो कह रहे हूँ प्रीवियस ईयर का है, सब यूथ में, एजीपी में, शिल्पी में मिलेगा आपको। कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है भैया? तो ये भी प्रश्न एकदम आसान है, मतलब कॉमन सेंस पे ये भी है टीका। आदिकाल इतना हम पढ़े हैं, अब ये गलती थोड़े हम करके आएंगे। शुद्ध प्रेम काव्य पूछा है, तो शुद्ध प्रेम काव्य में खुमार रासो आएगा नहीं, खुमार की वीरता का भी इसमें वर्णन है। कीर्तिलता आएगा नहीं, कीर्ति सिंह की वीरता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता है। श्रृंगार है पर गौड़ रूप में है। लेकिन बिसलदेव रासो आप देखेंगे तो टोटली श्रृंगार काव्य है। रासो परंपरा का श्रृंगार काव्य बहुत फेमस है बिसलदेव रासो, इसमें भी वीरता का वर्णन नहीं है, नगढ़े के बराबर है। तो शुद्ध प्रेम काव्य आपका बिसलदेव रासो है। प्रश्न नया था पर एकदम हलवा था। देहाती दुनिया उपन्यास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शिवपूजन सहायकार। फिर एक कथन है कि गोस्वामी तुलसीदास की स्वांता सुखाय रचना वस्तुतः परांता सुखाय से प्रेरित है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आपका जो कथन है नया है, गोला हम लोग इस पे बना दिए। ये क्या है? नया कथन है। तो इसे हो सकता है कुछ लोग सही किए होंगे, कुछ गलती किए होंगे, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए नया था। कोई ऐसा नहीं है जो आके कह दे कि नहीं मैं इसको पढ़ के गया था, या कोई टीचर है जो अपने नोट्स में लिखवाया था। इसीलिए मैं कहती हूँ नया कहाँ से पूछेगा ये किसी को पता ही नहीं है। आप देखिए कि जो लोग नया नया पढ़ाए भी हैं, बहुत नए नए प्रश्न करवाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या वो नया प्रश्न एक भी परीक्षा में आया? नहीं आया। हम जो भी नया पढ़ेंगे वो परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन जो हम लोग पुराना पढ़ेंगे वो कन्फर्म है कि आएगा। तो जो चीज़ कन्फर्म है हम वो पढ़ें, जो कन्फर्म नहीं है वहाँ पे हम क्यों मेहनत करें, क्यों वहाँ अपना समय गंवाएं। तो चीज़ें समझनी है।
फिर धोखा निबंध तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि धोखा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ये हिंदी भाषा शिक्षण क्षेत्र में उपयोगी है। ऐसे प्रश्न डीएसएसबी में एनवीएस में ज़्यादा आते हैं, तो ये आपका नया प्रश्न है। भाषा के चिन्हों के प्रकट करने का माध्यम क्या है, तो लिपि है। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको भाषा विज्ञान में मिल जाएगा। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम लिपि है। फिर है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है, सूरदास की पंक्ति है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें वात्सल्य है, कहीं वत्सलता का वर्णन है नहीं, श्रृंगार है नहीं, अद्भुत है नहीं, नहीं भी पता होगा तो बचा आपका शांत ही, तो शांत हो जाएगा। प्रश्न नया था पर कोई दम नहीं। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष तो 1934 होगा, विकल्प में 1934 दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका यफ है। फिर है भारतीय प्राचीन लिपि माला, इसके रचनाकार कौन है, तो ये आपका नया प्रश्न है। इसके रचनाकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, और ये भी नया प्रश्न, कोई पढ़ के नहीं गया होगा। जितने भी एग्जाम दिए हैं बच्चे, कोई पढ़ के नहीं गया होगा, किसी को नहीं पता होगा, सबका अनुभव और तुक्का ही काम किया होगा इसमें, ना कोई टीचर इसको पढ़ाया होगा। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला गौरीशंकर हीराचंद ओझा की है। अब आते हैं 73 में दिया है देसिल बैना सबजन मिठा, तो विद्यापति की पंक्ति है, सबको पता है, इसकी भाषा हो हट है। भारत की आरती किसकी कविता है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है, और ये आपका नया प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह की है भारत की आरती, तो इस पर हम लोग गोला बना लिए, नया है। लास्ट में गिनेंगे कितना नया प्रश्न आया है। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में देखेंगे, बड़ा अष्टछाप से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, तो इस पर हम सही का ट्रिक लगाएंगे, PYQ है। गोविंद स्वामी कृष्णदास परमानंद दास हैं, बस विकल्प में बदल दिया है, धर्मदास नहीं है, धर्मदास कबीर के शिष्य हैं, संत काव्य में आते हैं। फिर है उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश है, तो वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। सर जो आदिकाल का स्क्रीनिंग क्लास लिए हैं उसमें बताए भी होंगे ये, तो ये भी प्रश्न आसान था, नया था, पर कोई दम इसमें था नहीं। पदम चरित रविशेष का है, वो है नहीं। दोहा को सरहपा का है नहीं। हरिवंश पुराण है नहीं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ही है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं, तो ये आपको यूथ में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में या एजीपी में जरूर प्रश्न मिलेगा। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का है, 2 माने हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं। कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक, ये प्रश्न आपको हूबहू पूरनचंद टंडन में देखने को मिल जाएगा, नया प्रश्न है ही नहीं, धीरेन्द्र वर्मा का है। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक धीरेन्द्र वर्मा, पूरनचंद टंडन में एकदम सेम टू सेम प्रश्न दिया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है, तो 36 का किया है। ये प्रश्न आपके लिए नया था। यूरोप में बिहारी सप्तई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है, ये किसका कथन है, तो ये ग्रियर्सन का है। आसान सा प्रश्न था एकदम ये भी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है, तो ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तरीका बदला है बस पूछने का, बाकी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो उसमें विकल्प में आपको मिल जाएगा कि एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह देवनागरी की विशेषता है। अवधि काव्यकृति चकल्लस, चकल्लस के रचनाकार कौन है, तो सी ऑप्शन होगा, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस हैं। तो ये नया प्रश्न है, सब लोग तुक्का ही लगाए होंगे। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, अधिकतर लोग बंशीधर शुक्ल लगाए होंगे क्योंकि उनको अवधि सम्राट कहा जाता है, तो सोचे होंगे उन्हीं का होगा, पर ये बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस का है। अब बताइए, ये रचना आप कहीं पढ़े होंगे किताब में या किसी भी कोचिंग में या किसी के नोट्स में, कितना भी कोई डीपली, कितना भी कोई एक्स्ट्रा करा या कोई प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आती है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो जो चीज़ कहीं मिलेगा ही नहीं, वो अपने आप आयोग बनाएगा, तो उसके लिए हमको परेशान थोड़ी होना है। कुछ प्रश्न फालतू बनाए जाते हैं बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि डिस्टर्ब करके वो आसान गलत हो, मेरिट से बाहर हो। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गोला मार के इनको आगे बढ़ा जाता है, इनको दूसरे राउंड में सही किया जाता है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के निबंधकार कौन है, तो आसान सा प्रश्न था, पदम सिंह शर्मा। मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ और रमाशंकर व्यास निबंधकार के रूप में चर्चित नहीं है, 2 विकल्प आपका बकवास है।
काशीनाथ खत्री हैं वो भारतेंदु युग में आते हैं। बचे आपके पदम सिंह शर्मा। तो आसान सा प्रश्न था, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाला गुरु गोरखनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो डॉक्टर कन्हैया सिंह को दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन ये प्रश्न नया है, सब लोग तुक्का ही लगाए होंगे। फिर ये सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक किसने घोषित किया? तो डॉक्टर बुलर ने घोषित किया। ये भी आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया है, बट यहाँ पे अनैतिहासिक पूछा है, वहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले रासो को अप्रामाणिक किसने घोषित किया। तो बस अप्रामाणिक की जगह अनैतिहासिक लगा दिया है, तो उससे जवाब थोड़ी बदलेगा, डॉक्टर बुलर है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भाई सब जानते हैं अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 87 में आइए और बताना है। हाँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, अवधि का विकास वाला, इस पे भी ट्रिक लगाते हैं हम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो वर्धा में महात्मा गांधी ने किया था। ये प्रश्न हम लोग क्लास में 8 बजे वाली में देखे हैं, और ये प्रश्न आपको पूरनचंद टंडन में भी स्पष्ट हूबहू मिल जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। प्रश्न में कोई दम है नहीं। 88 में एक कथन पूछा है जो कि नया है। तो कथन जो भी पूछे जाते हैं अक्सर नए ही होते हैं, कुछ रिपीटेड होते हैं, तो कथन को लेके परेशान नहीं होना है। नया आप किसका किसका पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो कथन है कि हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसीलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है, जिसका तुक्का सही हुआ होगा। फिर है अगला प्रश्न, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र मिश्र हैं। ये भी प्रश्न आपका नया बना हुआ है। फिर जिस लिपि में शिलालेख का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, देवनागरी लिपि हमारी शिलालेख वाली लिपि है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों किसको मिला है? तो कुंवर नारायण को मिला है, कोई दूसरा नहीं पे इनको साहित्य मिला है। और व्यास मिला है इनको आत्मजयी पे, ज्ञानपीठ इनको मिला था 2005 में। तो इनको सभी पुरस्कार मिले हैं। तो ये भी प्रश्न आसान था, पुरस्कार हम लोग देखे भी थे क्लास में। भीष्म साहनी को तमस पे मिला है साहित्य केवल, नरेश मेहता को भी साहित्य मिला है, दिनकर को ज्ञानपीठ और साहित्य मिला है, व्यास नहीं मिला है। राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? तो ये राम सहाय भगत का है, और ये होना चाहिए श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ, क्योंकि रीति सिद्ध में आते हैं वो। तो इसमें काव्य शास्त्रीय परंपरा श्रृंगार परंपरा में डाउट है, बट एग्जैक्ट अगर आंसर सटीक देखें तो श्रृंगार परंपरा ही होगा, श्रृंगार का ही वर्णन है इसमें। तो आपका डी एकदम सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है, बट हम लोग डी मानेंगे फिलहाल। फिर है कबीर की साधना का केंद्र बिंदु, कबीर की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन नया है, पर ये कथन बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है बताओ? यूथ में भक्ति काल में प्रश्न ऊपर वाले पेज पे आप जाएंगे, साइड में एकदम सबसे पहले एक कथन दिया है भक्ति काल में, ऊपर कॉर्नर में ही एक कथन है कि कबीर का जो भक्ति आंदोलक है, क्या है कथन? हाँ, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े हैं जहाँ से एक और भक्ति निकल जाता है, एक और ये निकल जाता है, एक और वो निकल जाता है। तो वही कहते हैं कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े हैं। वो हजारी का कथन है, परीक्षा में आ चुका है। तो जिसको वो कथन रटा होगा वो अपने अनुभव पे सही किया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न रट लीजिए, वो रिपीट ना करेंगे तो भी आप सही करेंगे। वो जिसको याद होगा या जो पढ़ा होगा वो नहीं सही किया होगा इस कथन को। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े हैं, जो वो कथन एकदम फिट मारा होगा, रट गया होगा, वो इस प्रश्न को सही किया होगा, क्योंकि वो दिमाग लगा लिया होगा कि ऐसा ही एक कथन हजारी का था, तो ये भी कथन उससे मिलता जुलता है, ये भी हजारी का है कि कबीर की साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। और कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े हैं जहाँ से एक और वो निकल जाता है, यहाँ से एक और ये निकल जाता है। तो दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न नया था, बट कॉमन सेंस वाला प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग जो लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे, सही कर लिए होंगे। तो फिलहाल इसको भी नए में ही डाल देते हैं। चलिए, क ध्वनि क्या है? तो क ध्वनि आसान सा प्रश्न था, ये स्वनिम है। रूपिम संस्वन होगा नहीं, दो विकल्प बकवास दिया है। अक्षर होगा नहीं, अक्षर आपका जब पूरा क रहता ख रहता तब होता।
क ख में हलंत लगा है, पूर्ण रूप से व्यंजन है, वो तो स्वनिम हो जाएगा। ठीक। यूनिकोड का विस्तारी रूप क्या है? तो यूनिकोड का विस्तारी रूप हो जाएगा यूनिवर्सल कोड। ए ऑप्शन हमारा सही है। नया प्रश्न था। किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न एकदम आसान सा है, नया है बट नया नहीं है, प्रीवियस ईयर का ये, बट तरीका इसका पूछ दिया है बदल के, घुमा के। विकल्प में बस रामस्वरूप चतुर्वेदी को, रमेश कुंतल मेघ को रख दिया है, नहीं तो ऐसे और भी प्रश्न बने हैं। कौन मार्क्सवादी नहीं है तो प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव को हमेशा रखा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी को नहीं में रखा है। तो जिनको रमेश कुंतल मेघ के बारे में नहीं भी पता होगा वो सही कर लिए होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि चतुर्वेदी जी का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मैला आंचल का नामकरण किस कवि की कृति पे आधारित है? ये रिपोर्टाज वाला शब्द प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको लघु विधा में यूथ में मिल जाएगा सेम प्रश्न। मैला आंचल का नामकरण किस कृति के आधार पे हुआ है? तो पंत जी की रचना है, उसी के आधार पे हुआ है। तो ये नया प्रश्न था, इस पे हम लोग गोला बना लेते हैं। बिल्कुल नया प्रश्न था। 99 में है कि देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है? तो यह अधिकतः आपकी वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक ना लगेगा तो गलती हो जाएगा, वर्णात्मक लिपि है। ये भी प्रश्न आसान है, ये तो शायद वन लाइनर की जो हम क्लास करते हैं उसी में हम लोग बहुत पहले देखे थे इसको, कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है। प्रीवियस ईयर में भी ये आपको मिल जाएगा। देवनागरी लिपि आपकी वर्णात्मक है, वर्णात्मक नहीं, वर्णात्मक। फिर है वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो वाणी साहित्य का इतिहास है नरेश मिश्र की कृति। तो ये आपका नया प्रश्न है। तो जिस पे हम लोग गोला बनाए हैं वो नया प्रश्न है। तो अब बारी है काउंट करने की, कितने नए प्रश्न एकदम आए हैं। तो हम लोग गोला काउंट करेंगे। तो चलिए शुरू से काउंट करते हैं, पता तो चलना चाहिए कितना नया आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रश्न आपके एकदम नए प्रश्न हैं। ठीक। अब देखते हैं कि जिस पर ट्रिक लगाए हैं वो सब यूथ और एजीपी के और शिल्पी के प्रश्न हैं। तो उनकी देखते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, 20 क्वेश्चन न्यू हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ हुआ, फिर 17 18 19 20 21 22 प्रश्न आपके एकदम रिपीटेड क्वेश्चन हैं। 22 कितने हैं आपके? एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 20 आपके नए हो गए और 22 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए। इसको आप 25 मान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न थे 3 मैंने छोड़ा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से ही घुमा के बस पूछा था, लेकिन नए थे। तो चलिए 22 मान लेते हैं। तो बचा 20 आपके नए हो गए और 22 आपके एकदम हूबहू प्रीवियस ईयर के हो गए। तो आपके 42 प्रश्न हो गए। बचे आपके और 28 प्रश्न। तो वो 28 प्रश्न ऐसे थे जो नोट्स, नॉर्मली कोई नोट्स पढ़ा होगा, प्रैक्टिस सेट किया होगा, या फिर यूथ या एजीपी को ही बहुत अच्छे से हल किया होगा, उसी में ये सब प्रश्न दिया है। तो वो भी जो आपके 28 प्रश्न बचे एकदम नॉर्मल थे। तो अब ये 22 थे, 22 में से मान लीजिए आपका तुक्का 8-10 सही हुआ होगा, सही हो जाता है, कुछ अनुभव होता है। तो अब 22-20 में से आपका 8-10 तुक्का तो सही ही होगा। तुक्का क्या, वो एक्सपीरियंस होता है आपका जो सही हो जाता है। तो इस पेपर में यदि आप 58-60 के आसपास पहुंच रहे हैं तो बढ़िया पेपर है। और पेपर को एकदम आसान भी नहीं कह सकते हैं हम। जिस पेपर में 70 में से 20 एकदम नए प्रश्न हैं तो एकदम आसान भी नहीं है, लेकिन डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जो नए हैं सबके लिए नए हैं, कोई नहीं पढ़ा है
जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो खुद नहीं पढ़े हैं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? सोचने वाली बात है। तो फिर प्रश्न से घबराना नहीं है। और टीजीटी में भी आप देखेंगे तो नए प्रश्न बिल्कुल रहेंगे। मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी टीजीटी का पेपर सरल आएगा, मैं कहती हूँ टीजीटी का पेपर आएगा, कठिन ही आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, बट कठिन ही आएगा जहाँ तक अनुमान है। लेकिन उन कठिनों से एकदम आपको घबराना नहीं है, डट के सामना करेंगे कठिन प्रश्नों का। पहले राउंड में जितने भी आसान प्रश्न हैं, 125 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 70 या 50 क्वेश्चन आसान है जो आपको आ रहे हैं, एकदम आसानी से उनको हल करेंगे। अगर 70 भी नए पूछ लेता है, डाउट वाला पूछ लेता है, तो भी आप घबराएंगे नहीं, धैर्य के साथ हल करेंगे। क्योंकि जो भी नए पूछेगा वो दुनिया में किसी को नहीं आएगा, जो बनाया होगा उसी को आएगा। ठीक, नए नए प्रश्न मैं करवाऊंगी, कितने भी नए मैं करवा लूँ, मैं वो नहीं करवा पाऊंगी जो आपके पेपर में बनेगा। कितना भी आप खुद से नए पढ़ लीजिए, लेकिन आप वो नहीं पढ़ पाएंगे जो आपके पेपर में नया आएगा। वो नया कोई जानता ही नहीं है क्या आएगा, और उस नया से नौकरी पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बस वो नया इसलिए आता है, आपको डराने के लिए आता है। आप डरें, आप घबराएं और आप आसान प्रश्न गलती करें और आप पेपर से बाहर हों, रिजल्ट से। तो यदि आप डिसाइड कीजिए कि आपको डरना है कि आपको रिजल्ट बनाना है, आपको लड़ना है परीक्षा से। तो जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कराया गया है, मुझे विश्वास है कि जो मैंने पढ़ाया है उतना जिसको तैयार है, 100% तैयार है, वो आसानी से रिजल्ट बनाएगा। कोई भी और कोई नया पढ़ाए भी, ये ध्यान दीजिए, इस समय कोई भी टीचर कुछ भी नया प्रश्न पढ़ाए बिल्कुल मत पढ़िए। नया प्रश्न टेस्ट में दे, नया प्रश्न आपको लिखवाए, इग्नोर कीजिए, याद मत कीजिए। उसको रटेंगे यदि आप, तो आप आसान गलती करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग से आसान जा रहा है, पर पेपर में आपको पता चलेगा। तो इस समय जो आपके 25 दिन 26 दिन पेपर में बचे हैं, केवल आसान प्रश्न पढ़ें यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं तो। कठिन प्रश्नों को एकदम न देखें। जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण का, काव्य शास्त्र का, इन पे तैयार करें। और जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम फिट डालिए। नोट्स पे अपनी कमांड बनाइए, टेस्ट पेपर पे कमांड बनाइए। और वहाँ टेस्ट पेपर कभी मत दीजिए, मतलब दीजिए भी तो उस पर रटिए मत, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, समझिए फालतू क्वेश्चन है, स्किप कीजिए। मेरे पास भी बहुत टेस्ट पेपर आते हैं ऐसे ऐसे, मतलब हर जगह के टेस्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। कौन क्या कहाँ करवा रहा है मैं देखती था, एक बार देख लेती हूँ क्या प्रश्न बना रहे हैं, क्या लेवल है इनका, बट मैं कभी उनको हल नहीं करने जाती हूँ। ना मैं ये इच्छा रखती हूँ कि ये नया है, किसी को चलो मैं बताऊँ, किसी से पूछूँ या मैं उसको रटूँ। 1% मैं उसको वैल्यू नहीं देती हूँ। वैसे प्रश्नों को तुरंत इग्नोर करती हूँ। मुझे पता है वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो, तो उसमें अपना दिमाग क्यों खपाना है। इस समय हमको बहुत सीमित चीज़ें अपने दिमाग में एडजस्ट करनी है जो परीक्षा में आए। समय बहुत कम बचा है, जो बताया जाए, जैसे बताया जाए आप वैसे पढ़िए, रिजल्ट बनाएंगे। कोई भी परीक्षा हो, रूल यही लागू होता है। देखिए, वन लाइनर टाइप का प्रश्न बना था, इसमें भी नेट में बल्कि बहुत घुमावदार बन जाता है, पर इस बार नेट में भी आप देखे थे वन लाइनर ही क्वेश्चन टाइप में आया था। तो प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व है, अब आप लोग जान गए होंगे। अब मुझे लगता है कि कोई कहेगा भी कि यूथ और एजीपी और शिल्पी के प्रश्न नहीं आएंगे एक भी, तो आप लोग तो अंदर से समझ गए होंगे कि नहीं, बात गलत है। प्रश्न रिपीट होते हैं, ये इतिहास ही रहा है भाई, प्रश्न रिपीट होते हैं। और इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एक दुनिया के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। किसी से पूछ लीजिए, सबसे पहले यही कहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस, पुलिस, दरोगा, हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होते हैं 30 से 40%। तो हमको पता है, तो हम वो तैयार करेंगे। अगर वहाँ से तैयार हम नहीं करेंगे, अब किसी की बातों में आ गए, नहीं पढ़ेंगे, फिर पेपर में आप एकदम गारंटी है कि रिजल्ट बिगाड़ेंगे। तो मुझे पता है हम लोग, आप हमारे साथ जुड़े हैं, रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। विश्वास करते हैं, जो बताए हैं वो पढ़ते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो रिजल्ट आप बनाएंगे। बस 21 में 15 मई को जो पेपर होगा, पेपर कितना भी कठिन आएगा डरना नहीं है, कितना भी आसान आएगा उत्साहित नहीं होना है। बस 2 चीज़ें आप मेरी पेपर में याद रखिएगा। और पेपर में कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है फालतू, अरे यार इतना आसान पेपर आ गया, अब तो मैं घर जाके बताऊंगा मेरी नौकरी लग गई,
अगर ऐसे ख्याल आपके पेपर में आता है तो वही तुरंत आप रुक जाएंगे 2 मिनट, उस ख्याल को पहले बाहर निकालेंगे, फिर पूरा ध्यान पेपर पे करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और गोला बहुत सावधानी से भरेंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं, जितना डरेंगे उतना गलतियां होंगी, एकदम आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। बच्चे थोड़ी हैं कि हम गलती करेंगे। और गोला भरने का प्रैक्टिस भी किया करिए, हफ्ते में 2-3 दिन कम से कम OMR शीट भरा कीजिए। तो चलिए, बहुत हमने देख लिया, आप लोगों को समझा लिया। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास में कमेंट ज़रूर करें और सभी के यहाँ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।